हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है फेमिनिज्म, जिसे हिंदी में कहते हैं नारीवाद। इस वीडियो में हम समझेंगे फेमिनिज्म के मीनिंग को अलोंग विद इट्स ब्रीफ इंट्रोडक्शन, और इस आइडियोलॉजी को हम और बेहतर तरीके से समझने वाले हैं इसके कोर आइडियाज या फीचर्स के थ्रू। इन्हें आप कोर थीम्स भी कह सकते हैं, जिसमें आते हैं रीडिफाइनिंग द पॉलिटिकल, ब्रेकिंग डाउन द पब्लिक प्राइवेट डिवाइड, distinction between sex and gender, equality and difference, as well as difference feminists. So, let's begin with its meaning. Feminism, जिसे हिंदी में कहते हैं नारीवाद, एक ऐसी आइडियोलॉजी है जो कि मेन एंड विमेन दोनों ही सेक्सेस के लिए इक्वलिटी को सपोर्ट करती है, चाहे वो सोशल स्फेयर में हो, इकोनॉमिक स्फेयर में या पॉलिटिकल स्फेयर में। मेन और वुमेन को बराबर अपॉर्चुनिटीज मिलें, उनके साथ एक जैसा ट्रीटमेंट किया जाए बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के, वो इस आइडियोलॉजी का फोकस है। ऑल्सो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको यहाँ पर बता दूं, दैट फेमिनिज्म इज नॉट अबाउट हेटिंग मेन, जो कि बहुत से लोगों को कंफ्यूजन होता है, इसलिए मैंने इसे स्पेसिफिकली यहाँ मेंशन किया है। ना ही आइडियोलॉजी इस बारे में है कि विमेन मेन से बेटर हैं, बल्कि फेमिनिज्म तो इक्वलिटी को सपोर्ट करता है। और इसका मेन आइडिया क्या है कि विमेन के रोल को स्ट्रॉन्ग किया जाए। और वो कैसे? जेंडर इनइक्वालिटी को रिड्यूस करके और जेंडर रिलेशंस को ट्रांसफॉर्म करके। जेंडर के आधार पर जो अनइक्वल ट्रीटमेंट किया जाता है, जिसे जेंडर डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं, उसे कम किया जाए। वहीं जेंडर रिलेशंस क्या होता है? सोसाइटी जब जेंडर के आधार पर मेन और वुमेन को अलग अलग ड्यूटीज असाइन कर देती है, उसे कहते हैं जेंडर रिलेशंस। फॉर एग्जाम्पल, मेन ऑफिस में काम करेंगे, पॉलिटिक्स में हिस्सा लेंगे, वहीं वुमेन घर पर रहेंगी, बच्चों का पालन पोषण करेंगी। इन्हीं जेंडर रिलेशंस को ट्रांसफॉर्म करने की जरूरत है, चेंज करने की जरूरत है, ताकि इक्वलिटी आ सके, विमेन का जो सबऑर्डिनेशन है उसे खत्म किया जा सके। ये होता है फेमिनिज्म। नेक्स्ट टाइम अगर आपको कोई कहता है ना कि फेमिनिज्म इज अबाउट हेटिंग मेन, तो उनको ये डेफिनेशन बता देना जो अभी मैंने आपको समझाई है। और फेमिनिज्म से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट फिगर्स हैं वो है सिमोन डी बोवा, जो कि फेमस है अपने वर्क द सेकंड सेक्स के लिए, मैरी वुलस्टोनक्राफ्ट, केट मिलेट, जिनका फेमस वर्क है सेक्सुअल पॉलिटिक्स, बेटी फ्राइडन, हु इज फेमस फॉर हर वर्क द फेमिनिन मिस्टीक, जे.एन. टिकनर, सिंथिया इनलो और चंद्रा मोहंती। इनफैक्ट इनमें से जे.एन. टिकनर ने तो जो हैंस जे मॉर्गन था उन्हें 6 प्रिंसिपल्स दिए हैं रियलिज्म के, उनको रीफॉर्मुलेट किया है। और पॉलिटिकल टर्म के तौर पर फेमिनिज्म कब पॉपुलर हुआ? इन द 1960s। और 1960s में ऐसा क्या चल रहा था? फेमिनिस्ट मूवमेंट। और फेमिनिज्म सिर्फ एक आइडियोलॉजी ही नहीं है, बल्कि एक मूवमेंट भी है। और इसी मूवमेंट को हम समझते हैं फेमिनिज्म की वेव्स के थ्रू, जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाली हूं। और एक चीज मैं यहां आपको और बता दूं कि इनिशियली फेमिनिज्म एक मेडिकल टर्म थी, लेकिन ये एक पॉलिटिकल टर्म बनी 1960s में। तो वैसे तो फेमिनिज्म का एक रीसेंट ओरिजिन है, लेकिन जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट टेक्स्ट माना जाता है फेमिनिज्म पर, वो है मैरी वुलस्टोनक्राफ्ट का अ विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन, विच वाज रिटन इन 1792, जिसमें मैरी ने बात करी थी एजुकेशनल रिफॉर्म्स की। विमेन को भी वही एजुकेशन मिले जो मेन को मिलती है, एज विमेन आर नॉट इंफीरियर टू मेन। और फेमिनिज्म के विद इन भी सेवरल ब्रांचेस हैं, जिन्हें आप टाइप्स और फॉर्म्स ऑफ फेमिनिज्म भी कह सकते हैं, जो कि है लिबरल फेमिनिज्म, रैडिकल, मार्क्सिस्ट, इकोलॉजिकल फेमिनिज्म, कल्चरल फेमिनिज्म, पोस्ट मॉडर्न फेमिनिज्म, ब्लैक फेमिनिज्म। क्योंकि ये इतनी सारी फॉर्म्स हैं, इस पर भी मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, सो दैट प्रॉपरली मैं इन सबको एक्सप्लेन कर सकूं। तो ये होता है फेमिनिज्म। अब समझ लेते हैं इसके फीचर्स या कोर आइडियाज को।
सबसे पहला कोर आइडिया है रीडिफाइनिंग द पॉलिटिकल। अक्सर पॉलिटिक्स को पब्लिक स्फीयर की एक्टिविटी माना जाता है, जो कि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस द्वारा की जाती है, चाहे उसकी मिनिस्ट्रीज हो, चाहे लेजिस्लेचर हो, या पॉलिटिकल पार्टीज या प्रेशर ग्रुप्स। और फैमिली को, पर्सनल रिलेशनशिप्स को प्राइवेट स्फीयर का पार्ट माना जाता है, और ये समझा जाता है कि प्राइवेट स्फीयर तो नॉन पॉलिटिकल होता है, इसमें किसी भी प्रकार की कोई पॉलिटिक्स नहीं होती है या कोई पावर गेम नहीं होता है। और फेमिनिस्ट मानते हैं कि विमेन का जो रोल है वो प्राइवेट स्फीयर में रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है। एग्जाम्पल एक हाउसवाइफ के तौर पर, एक मदर के तौर पर, या एक केयर टेकर के तौर पर, और उनको पॉलिटिक्स से एक्सक्लूड कर दिया गया है क्योंकि पब्लिक स्फीयर में तो उनका कुछ खास रोल ही नहीं है और पॉलिटिक्स होती है पब्लिक स्फीयर में। लेकिन फेमिनिस्ट इसी बात को चैलेंज करते हैं। वो कहते हैं कि पॉलिटिक्स एक ऐसी एक्टिविटी है जो सभी स्फीयर्स में होती है, चाहे वो पब्लिक स्फीयर हो या वो प्राइवेट स्फीयर हो, और इसीलिए हमें पॉलिटिकल को रीडिफाइन करने की जरूरत है क्योंकि ये सभी स्फीयर्स में होती है। कैसे होती है ये मैं आगे चलकर एक्सप्लेन करती हूं। इसी से रिलेटेड ट्विन कॉन्सेप्ट है ब्रेकिंग डाउन द पब्लिक प्राइवेट डिवाइड। ये जो पब्लिक मैन और प्राइवेट वुमन का डिवाइड है कि पब्लिक स्फीयर में मेन काम करेंगे, पॉलिटिक्स ज्वाइन करेंगे, अपना करियर बनाएंगे, और विमेन प्राइवेट स्फीयर में रहेंगी, फैमिली का ध्यान रखेंगी। इसी डिवीजन को ये ब्रेक डाउन करने की बात करते हैं। लिबरल फेमिनिस्ट तो ये बात करते हैं कि विमेन को भी एक्सेस मिले पब्लिक स्फीयर का, वो पॉलिटिक्स ज्वाइन करें, ऑफिसेज में वर्क करें, अपना करियर बनाएं। और रैडिकल फेमिनिस्ट सजेस्ट करते हैं कि प्राइवेट स्फीयर को पॉलिटिसाइज किया जाए। इसी के लिए वो एक स्लोगन देते हैं, दैट इज द पर्सनल इज द पॉलिटिकल, विच एक्चुअली मीन्स दैट कि जो प्राइवेट स्फीयर है वो भी पॉलिटिकल है, वहां भी पॉलिटिक्स होती है। फॉर एग्जाम्पल जो डोमेस्टिक वायलेंस है वो भी पावर इम्बैलेंस की वजह से होता है। जिसके पास पावर होती है विच इज मेन, वो पावरलेस को एक्सप्लॉइट करते हैं जो कि होती हैं विमेन। तो ये पावर गेम प्राइवेट स्फीयर में भी चलता है, घरों में भी चलता है। रेडिकल फेमिनिस्ट इसी की तो बात करते हैं कि फीमेल्स के साथ अत्याचार हर स्फीयर में होते हैं। यहां तक कि कई केसेस में तो विमेन के साथ अत्याचार और डिस्क्रिमिनेशन घर से ही शुरू होता है, फैमिली से ही स्टार्ट होता है। तो इस बात को रिकॉग्नाइज किया जाए कि प्राइवेट स्फीयर भी पॉलिटिकल है, द पर्सनल इज द पॉलिटिकल। जैसा कि अभी मैंने आपको वायलेंस के एग्जाम्पल के थ्रू समझाया, पावर गेम भी तो पॉलिटिक्स के अंदर ही आता है। तो ये पब्लिक और प्राइवेट स्फीयर के सेपरेशन को खत्म करने की जरूरत है क्योंकि ये इंटरडिपेंडेंट है। एंड अलोंग विद दिस ब्रेकिंग डाउन द पब्लिक प्राइवेट डिवाइड में ये भी आता है कि प्राइवेट लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज स्टेट को ट्रांसफर कर दी जाएं या दूसरी पब्लिक बॉडीज को ट्रांसफर कर दी जाएं। जैसे कि स्टेट नर्सरी स्कूल्स अवेलेबल कराए या क्रचेस भी अवेलेबल करवाए जहां पर विमेन अपने बच्चों को सेंड कर सकें और खुद काम के लिए जा सकें। सो प्राइवेट स्फीयर में भी स्टेट को इंटरवीन करने की जरूरत है फॉर द बेटरमेंट ऑफ विमेन। इसके अलावा स्टेट विमेन को राइट्स भी प्रोवाइड कर सकती है, लाइक रिप्रोडक्टिव राइट्स, विच विल इंश्योर दैट विमेन आर फ्री ओवर देयर बॉडीज। डोमेस्टिक वायलेंस के अगेंस्ट स्ट्रिक्ट पनिशमेंट इंपोज कर सकती है। सो इसीलिए पब्लिक प्राइवेट डिवाइड को ब्रेक डाउन करने की जरूरत है। नाउ नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट कोर आइडिया इज द डिस्टिंक्शन बिटवीन सेक्स एंड जेंडर। फेमिनिस्ट मानते हैं इन दोनों ही टर्म्स के बीच में एक शार्प डिफरेंस है और इसी डिफरेंस को हमें ध्यान में रखने की जरूरत है। सेक्स रेफर करता है बायोलॉजिकल डिफरेंसेस को जो कि मेल और फीमेल के बीच में होते हैं, जिसमें मेनली रिप्रोडक्टिव डिफरेंसेस आते हैं। वहीं जेंडर एक सोशल कंस्ट्रक्शन होता है। जेंडर सोसाइटी द्वारा बनाया गया है। सोसाइटी मेन और विमेन को अलग अलग ड्यूटीज और रोल असाइन कर देती है, जिसको कि अभी मैंने जेंडर रोल्स में एक्सप्लेन किया था कि विमेन घर पर रहेंगी, हाउसवर्क करेंगी, और मेन मिलिट्री ज्वाइन करेंगे, ऑफिसेज में काम करेंगे।
और सोसाइटी ही है जो दोनों जेंडर्स को कुछ स्पेसिफिक ट्रेट्स असाइन कर देती है कि मेन डोमिनेटिंग होते हैं और विमेन सबमिसिव, मेन अग्रेसिव होते हैं, विमेन पैसिव। तो ये जो टर्म है जेंडर, ये एक सोशल कंस्ट्रक्शन है, इट्स नॉट बायोलॉजिकल, नेचुरल नहीं है ये। इसी को एक्सप्लेन करने के लिए सिमोन डे बोवर ने बोला है कि विमेन आर मेड, दे आर नॉट बॉर्न। विमेन बनाई जाती हैं, वो बॉर्न नहीं होती। जब हम सेक्स की बात करते हैं तब हम मेल एंड फीमेल टर्म को यूज करते हैं, और जब जेंडर की बात आती है तब यूज किया जाता है विमेन एंड मेन। सोसाइटी उनकी आइडेंटिटी को क्रिएट करती है कि वो क्या करेंगी, कैसे कपड़े पहनेंगी, कैसे काम करेंगी। इसी को तो कहते हैं जेंडर रोल्स, और इन्हीं जेंडर रोल्स का एनालिसिस करते हैं फेमिनिस्ट्स, और ये एनालाइज करते हैं कि कैसे ये जेंडर रोल्स सोसाइटी में इनइक्वालिटी बढ़ाते हैं और मेन और विमेन दोनों की लाइफ को लिमिट कर देते हैं। क्योंकि मेन को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं पब्लिक स्फेयर में, अगर वो प्राइवेट स्फेयर का कोई काम करें, हाउसवर्क करें, तो कई बार उनका मजाक भी उड़ा देते हैं। तो एक तरह से उनकी लाइफ को भी लिमिट कर दिया गया है अलॉन्ग विद विमेन। और इन्हीं जेंडर डिफरेंसेस को खत्म करने की जरूरत है जो कि सोसाइटी द्वारा बनाए गए हैं, और यहां तक कि पॉलिटिकली भी कंस्ट्रक्टेड हैं। क्योंकि रैडिकल फेमिनिस्ट का ऐसा मानना है कि स्टेट भी हेल्प करती है इस जेंडर इनइक्वालिटी को मेंटेन करने में, और स्टेट और उसके इंस्टीट्यूशंस भी जेंडर रोल को सपोर्ट करते हैं। तो ये होता है डिस्टिंक्शन बिटवीन सेक्स एंड जेंडर। उसके बाद आता है पेट्रियार्की। ये वर्ड हमने काफी सुना है। लिटरल मीनिंग इसका क्या होता है? रूल बाय द फादर, फादर का रूल। क्योंकि पातर जो वर्ड है लैटिन में, उसका मतलब फादर होता है। बट पेट्रियार्की का जनरल मीनिंग होता है रूल बाय मेन, चाहे वो पब्लिक स्फेयर में हो या प्राइवेट स्फेयर में। और पेट्रियार्की वर्ड को ही फेमिनिस्ट यूज करते हैं मेन और विमेन के बीच में जो पावर रिलेशनशिप है उसको डिस्क्राइब करने के लिए। पावर रिलेशनशिप यही है कि चाहे प्राइवेट स्फेयर हो या पब्लिक स्फेयर, पावर होती है मेन के पास जो कि डोमिनेट करते हैं विमेन को। फैमिली से ये शुरू होता है। फैमिली में हस्बैंड या फादर फैमिली के पेट्रियार्क होते हैं, उनका डोमिनेशन होता है अपने घर पर ओवर द वाइफ एंड द चिल्ड्रन। तो ये एक हियरार्किक सोसाइटी होती है जिसमें मेन को अपर प्लेस असाइन होती है और विमेन को लोअर रैंक। और रेडिकल फेमिनिस्ट पेट्रियार्की पर बहुत ज्यादा स्ट्रेस देते हैं क्योंकि वो इसी पेट्रियार्की को विमेन ऑपरेशन का रूट कॉज मानते हैं। विमेन पर अत्याचार के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल है? पेट्रियार्की, मेल डोमिनेंस। क्योंकि सारी पावर एंड अथॉरिटी मेन के पास होती है, जिसकी वजह से विमेन के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है। और इसी पेट्रियार्की को अबॉलिश करने की जरूरत है अकॉर्डिंग टू रेडिकल फेमिनिस्ट। वहीं लिबरल फेमिनिस्ट का ये मानना है कि पेट्रियार्की की वजह से ही पब्लिक स्फेयर में विमेन का अंडर रिप्रेजेंटेशन है, उनको प्रॉपर्ली रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल पा रही है, चाहे वो पॉलिटिक्स में हो, बिजनेस में हो या मिलिट्री में। और इसी पेट्रियार्की की वजह से राइट्स और एंटाइटलमेंट्स का एक अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, विमेन को प्रॉपर राइट्स नहीं प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो रेडिकल फेमिनिस्ट लिबरल फेमिनिस्ट से ज्यादा स्ट्रेस देते हैं पेट्रियार्की पर और इसी को अबॉलिश करने की बात करते हैं। नाउ कम्स वेरी इंपॉर्टेंट थीम, दैट इज इक्वालिटी एंड डिफरेंस। देखिए, फेमिनिस्ट पेट्रियार्की को तो खत्म करना चाहते हैं, विमेन पर हो रहे अत्याचारों को भी खत्म करना चाहते हैं, इक्वालिटी लाने की बात करते हैं। पर ये कैसे किया जाएगा, इसको लेकर अलग अलग विचार हैं। लिबरल फेमिनिस्ट जो हैं वो डिमांड करते हैं विमेन के लिए लीगल एंड पॉलिटिकल इक्वालिटी की, कि मेन और विमेन दोनों को इक्वल लीगल और पॉलिटिकल राइट्स मिले, सो दैट विमेन पब्लिक स्फेयर में compete कर सके मेन के साथ इक्वल टर्म्स पर। वहीं सोशलिस्ट फेमिनिस्ट एम्फेसाइज करते हैं सोशल इक्वालिटी पर। उनका मानना है इक्वल पॉलिटिकल राइट्स मीनिंगलेस है जब तक विमेन को सोशल इक्वालिटी ना मिले। और सोशल इक्वालिटी कैसे आएगी?
जब विमेन को राइट टू प्रॉपर्टी मिलेगा, वो वेल्थ को ओन करेंगी। मेन या विमेन दोनों को इक्वल वेजेस मिलेंगे, एज वेल एज पे डिफरेंशियल्स। पे डिफरेंशियल्स होता है जब आपको किसी चैलेंजिंग कंडीशन में काम करने के लिए या कोई कॉम्प्लेक्स काम करने के लिए बोनस दिया जाता है। वहीं रैडिकल फेमिनिस्ट का कंसर्न क्या है? उनका कंसर्न है प्राइवेट स्फेयर में इक्वालिटी, विच इंक्लूड्स फैमिली एंड पर्सनल लाइफ। तो जैसे कि डोमेस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, उनको इक्वली शेयर किया जाए बिटवीन मेन एंड विमेन। ये भी एक एग्जाम्पल है रैडिकल फेमिनिस्ट के लिए प्राइवेट स्फेयर में इक्वालिटी का। और द वुमन शुड हैव कंट्रोल ओवर हर बॉडी। स्टेट उसको रिप्रोडक्टिव राइट्स प्रोवाइड करे या लॉज के थ्रू डोमेस्टिक वायलेंस के अगेंस्ट स्ट्रिक्ट पनिशमेंट इम्पोज करे। इस प्रकार इक्वालिटी आ सकती है प्राइवेट स्फेयर में। वहीं फिर आते हैं डिफरेंस फेमिनिस्ट्स। अब ये कौन होते हैं? इनका फोकस होता है डिफरेंसेस को सेलिब्रेट करना रादर देन इक्वालिटी। एक लाइन में अगर समझाना हो तो विमेन के जो डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं या यूनिक ट्रेट्स होते हैं, उसको डिफरेंस फेमिनिस्ट सेलिब्रेट करने की बात करते हैं। वो इक्वालिटी के कॉन्सेप्ट को अनडिजायरेबल मानते हैं। उनका मानना है कि इक्वालिटी के लिए डिमांड करना इस बात को दर्शाता है कि विमेन मेन की तरह बनना चाहती हैं, विच इज नॉट द केस। इसीलिए इक्वालिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो अनडिजायरेबल है, उसकी जरूरत नहीं है। बल्कि इनका तो एक प्रो वुमेन स्टैंड होता है। और ये इस बात को भी मानते हैं कि जो बायोलॉजिकल डिफरेंसेस होते हैं बिटवीन मेल्स एंड द फीमेल्स, उनका एक पॉलिटिकल और सोशल इंपॉर्टेंस भी होता है, जिसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं। डिफरेंस फेमिनिस्ट ये मानते हैं कि मेन का जो अग्रेसिव नेचर है या कंपेटिटिव नेचर है, ये कोई सोशल कंस्ट्रक्शन नहीं है, बल्कि ये तो दोनों के बीच में जेनेटिक डिफरेंसेस को रिफ्लेक्ट करता है। इवन विमेन के जो यूनिक ट्रेट्स हैं कि एम्पैथेटिक होना, क्रिएटिव होना नेचर में, वो भी हार्मोनल और जेनेटिक डिफरेंसेस की वजह से है, ना कि ये सोसाइटी द्वारा क्रिएट किया गया है। क्योंकि मेन बाय नेचर अग्रेसिव होते हैं और कंपेटिटिव होते हैं, वो ऐसे प्रोफेशन को ज्वाइन करते हैं जो उन्हें सूट करता हो। इसीलिए वो मिलिट्री में जाते हैं, पॉलिटिक्स में पावर स्ट्रगल करते हैं। एंड बिकॉज विमेन बाय नेचर केयरिंग होती हैं, एम्पैथेटिक होती हैं, वो चाइल्ड रेयरिंग करती हैं, बिकॉज ये उनके नेचर को सूट करता है। तो इसी तरह बायोलॉजिकल डिफरेंसेस का सोशल और पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस होता है। इसकी बात करते हैं डिफरेंस फेमिनिस्ट्स। तो इन्हीं डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स को सेलिब्रेट करने की जरूरत है। तो ये होते हैं डिफरेंस फेमिनिस्ट्स। और ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने समझा फेमिनिज्म की आइडियोलॉजी को, इसकी कोर थीम्स या आइडियाज के थ्रू। हमने ये भी समझा कि कैसे अलग अलग टाइप ऑफ फेमिनिस्ट अलग अलग नजरिया या पर्सपेक्टिव रखते हैं। इसी को हम और अच्छे से जानेंगे टाइप्स ऑफ फेमिनिज्म वाली वीडियो में। तो ये टॉपिक अभी कंटिन्यूड रहेगा। होप यू लाइक्ड इट। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों और फैमिली रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। आपका दिन शुभ हो।